हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का ज्ञान चक्षु यूट्यूब चैनल में। वेलकम टू द ज्ञान चक्षु यूट्यूब चैनल। और हम यहाँ पे राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू कर रहे हैं 2022-23 का। इसके लगभग 5 से 6 वीडियो हो चुके हैं आपके। अब सेकंड यूनिट का एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि है मेजर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ये अकेली वीडियो होगी। इसको हमने सिंपल करने के लिए 3 टाइप की स्कीम में बांट दिया। एक सीड रिलेटेड स्कीम, एक इरिगेशन रिलेटेड स्कीम। ठीक है, कौन सा इरिगेशन रिलेटेड स्कीम कौन कौन सी हैं, और तीसरा है प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड स्कीम। ये 3 में इसलिए बांट दिया मैंने कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या हुआ था कि इकोनॉमिक सर्वे में एक साथ दी हुई थी सारी स्कीम। तो वो क्या है कि एक तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता, आपको याद भी नहीं हो पाता। दूसरा, यदि मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाता है, प्रीलिम्स में तो आएगा ही आएगा, प्रीलिम्स में तो जो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वो आएगा। यदि मेंस में भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मेंस में क्या आता है, कोई थीम बेस्ड क्वेश्चन आता है। थीम बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, या तो सीड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, या प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर आपका इरिगेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, या मार्केटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी में मार्केटिंग भी आ जाएगी। ठीक है, तो इन सब को लिखने के लिए आपको स्कीम, एग्जैक्ट स्कीम पता होनी चाहिए। और वो एग्जैक्ट स्कीम कब पता होंगी, जब आप उनको अलग अलग करके पढ़ेंगे। इसलिए मैंने इसको ईज करने के लिए क्या किया है, 3 हेड में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आपको एक छोटा सा पहले बता देता हूँ कि भाई स्कीम्स कैसे लॉन्च करती है गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद जाके हम जो तीनों हेड हैं उनकी स्कीम्स को पढ़ लेंगे। अराउंड 10 to 12 स्कीम है। ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, वो मैं बता दूंगा अभी आपको कि क्या क्या देखना है इसमें। सबसे पहले स्कीम क्या होती है, 3 टाइप की स्कीम होती है आपकी। ठीक है, 3 टाइप की कैसे, या तो ऐसा कीजिए, मेजर 2 टाइप की होती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, 2 टाइप की स्कीम होती हैं, जिन्हें बोलते हैं, एक को बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और दूसरी को बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और स्टेट गवर्नमेंट की तो अपनी स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है वो स्टेट गवर्नमेंट स्कीम डायरेक्ट उन्हें बोला जाता है। अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसका 100% पैसा देती है। ठीक है, और इम्प्लीमेंट करती है। इम्प्लीमेंट करने का काम तीनों स्कीम का किसका है, तीनों स्कीम को इम्प्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है, लेकिन सेंट्रल सेक्टर की स्कीम का जो 100% फाइनेंस है वो कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में जनरली ये डिवाइड होता है 60-40 के रेशियो में। ठीक है, 60 देगा सेंटर और 40 देगा कंसर्न स्टेट। ठीक है, कुछ कुछ स्टेट हैं, जैसे मान लीजिए आपके हिमालयन स्टेट्स हैं या कुछ वल्नरेबल स्टेट्स हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है, तो वहाँ पे हम 19:10 में भी डिवाइड कर देते हैं कि 90 तो देगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और 10% देगा आपका स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरह से इसका फिनेंस डिवाइड किया जाता है, फिनेंस को डिवाइड किया जाता है। आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं। अब सीड रिलेटेड स्कीम देख लेते हैं कि सीड रिलेटेड स्कीम कौन कौन सी है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मुख्य, जो अभी आपकी इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई है, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। ठीक है, याद रखने योग्य एक स्कीम में क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले कब स्टार्ट हुई, ठीक है, सबसे पहली चीज़ कब स्टार्ट हुई। दूसरी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तीसरी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है, स्टेट गवर्नमेंट ने की है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या सेंट्रल सेक्टर की है। ठीक है, पैसा कितने कितने रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, पैसा जो डिवीजन है वो कितने रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और स्टेट की है तो फिर तो पूरा पैसा स्टेट को ही देना पड़ेगा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हैं, यदि उस स्कीम में कोई फैक्ट है, कोई कुछ कंसिडरेशन लिया गया है तो वो हमें देखना है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, जो कि 2017-18 में स्टार्ट हुई। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि भाई हमें सीड्स की क्वालिटी के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ठीक है, मतलब फार्मर्स को इस तरह के सीड प्रोवाइड करने हैं ताकि उनका जो प्रोडक्शन की क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाए। तो ये 2017-18 में लॉन्च हुई। तो सबसे पहले इसको 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में लॉन्च किया गया था। 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। कौन कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन थे, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे उन एग्रो क्लाइमेटिक जोन में। तो कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर।
लेकिन 2018-19 से इसको सारे की सारे 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनिशियली इट वाज स्टार्टेड इन द होल राजस्थान, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली ये सिर्फ 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब इसके अंदर एक फैक्ट है कि भाई और क्या बीज स्वावलंबन कैसे लेके आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम सीड प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं। कौन से टाइप की सीड वैरायटी होनी चाहिए? ऐसी वैरायटी जो 10 साल से कम पुरानी हो। 10 साल से कम पुरानी का मतलब ये है कि मान लो वीट की कोई वैरायटी है, जैसे मान लो लाल बादशाह एक वीट की वैरायटी है, ठीक है, या फिर राज 3755 एक वैरायटी है वीट की, ठीक है, जो अपने राजस्थान में ही बनी हुई है। अब ये वैरायटी मान लो कि 2011 में बनी हुई है या फिर 2015 में बनी हुई है, ठीक है, तो 10 साल के अंदर, मतलब ऑफकोर्स ही बात है 10 साल से पुरानी नहीं है, तो हमें इस तरह से मतलब 2015 यानी 10 साल पुरानी वैरायटी, जो 10 साल यानी आज 2023 है, तो 2013 के बाद बनी हुई जो वैरायटीज़ हैं उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। ठीक है, उसमें भी किस किस के? वीट, बारले, गेहूँ, जौ, ग्राम, चना, ठीक है, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, ग्राउंडनट, मूंगफली, ठीक है, और उड़द की वैरायटीज़ को। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बीज स्वावलंबन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। अगली स्कीम है आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड सीड मिनी किट। अब यहाँ से सीधा सीधा सिंपल पूछा जा सकता है कि सीड मिनी किट में हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये ज़्यादा स्कीम याद, मतलब इसमें क्या करना है आपको कि भाई स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, ये तो हमें पता है। दोनों की दोनों क्या हैं? दोनों स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है, अब इनमें कर क्या रहे हैं, कब स्टार्ट हुई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि सीड मिनी किट में हम क्या कर रहे हैं कि जो फीमेल फार्मर्स हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो फीमेल फार्मर्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स क्या प्रोवाइड कराया जाएगा? नई वेराइटी की जो क्रॉप हैं उनके सीड्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, उनके सीड की किट प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन किसको प्रोवाइड कराई जाएगी? सिर्फ फीमेल फार्मर्स को। किसको? सिर्फ फीमेल फार्मर्स को। तो यहाँ पे याद रखना है कि सीड मिनी किट में सिर्फ फीमेल फार्मर की बात हो रही है। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट किट क्या है? ये दोनों अलग अलग स्कीम है, मैंने एक साथ ही लिख दिया ताकि आपको ज़्यादा मतलब इसको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत ना हो, ईजिली आपके क्या हो, ये कवर हो जाए। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिनी किट में क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट मिनी किट में है कि भाई यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनको 90% तक सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉइल हेल्थ कार्ड। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड में क्या होता है? जनरली ये स्कीम आगे आएगी अभी। इसमें क्या होता है कि कार्ड बनाया जाता है आपका, जिसमें हर 3 साल में आपकी जो सॉइल है, ठीक है, जो फार्मर की जो सॉइल है उसका क्या किया जाता है? एग्जामिनेशन किया जाता है, उसका निरीक्षण किया जाता है। उसके अंदर क्या किया जाता है कि जितने भी उसके अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट NPK, ठीक है, सोडियम पोटेशियम में, ठीक है, फॉस्फोरस, सोडियम पोटेशियम फॉस्फोरस और नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, इनको और माइक्रो न्यूट्रिएंट जितने भी हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, उन सबको, ठीक है, एग्जामिन किया जाता है, उन सबको एग्जामिन किया जाता है। अब ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, ठीक है, इस सॉइल हेल्थ कार्ड के बेसिस पे क्या किया जाता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट मिनी किट प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। ताकि क्या हो सके? क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो बेसिक जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि भैया जो फार्मर्स हैं उनको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उस पर 90% तक सब्सिडी दो ताकि वो अपनी क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा सकें। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। अगली स्कीम पे चलते हैं, जो है कि भाई कौन सी है? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तीसरी स्कीम है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से आपको याद आना चाहिए, सबसे पहले किसका नाम याद आना चाहिए? यहाँ पे एक फैक्ट है सुभाष पालेकर जी का। ठीक है, सुभाष पालेकर जी कौन है? तो इन्होंने ही सबसे पहले कंसेप्ट दिया था आपके जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होती क्या है? सुभाष पालेकर नाम याद रखिएगा आप, ये महाराष्ट्र से हैं। पालेकर जैसे नाम ही संबोधित कर रहा है, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ठीक है, और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होती क्या है? तो इसमें क्या होता है कि जीरो बजट जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि बाहर से एक भी पैसा नहीं लगाना है, जो आपके खेत में और खेत की अलाइड एक्टिविटीज़, ठीक है, एग्रीकल्चर और उसकी जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर और उसकी जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं उनसे जो भी चीज़ प्राप्त हो रही है, जैसे मान लो यहाँ से आप लाइव स्टॉक से आपको गोबर या फिर डंग या जो भी प्राप्त हो रहा है, ठीक है,
जो भी आपको कचरा प्राप्त हो रहा है, ठीक है, वेस्ट प्राप्त हो रहा है, उस सब को यूज करना है कहाँ पे आपको, एग्रीकल्चर में एज ए न्यूट्रिएंट के तौर पे, ठीक है। तो उन्होंने इसके लिए कुछ 4 कंसेप्ट दिए थे, आप बस नाम याद रख लेना इन 4 कंसेप्ट का। मैं ये स्कीम आपको अभी बता दूंगा, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वो यहाँ पे समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये मेंस में भी आ सकता है और प्रीलिम्स में भी सीधा सीधा पूछा जा सकता है। सुभाष पालेकर जी किससे रिलेटेड है, तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन आ सकती है कि जो बाहर से आपको क्या करना है, एक भी, ठीक है, एक भी रुपया नहीं लगाना है, मतलब जीरो बजट का यूज करते हुए आपको क्या करना है, नेचुरल चीज़ों का यूज करते हुए, यानी केमिकल फ्री फार्मिंग करनी है। क्या करनी है, केमिकल फ्री फार्मिंग करनी है, ठीक है, जो जनरली हमारे जो इंडियन ट्रेडिशन में जिस तरह से एग्रीकल्चर की जाती है उस पर बेस्ड होती है, ठीक है। तो इसमें 4 कंपोनेंट थे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के। सबसे पहला था यहाँ पे जीवामृता, ठीक है, जीवामृता, इनके नाम याद कर लीजिए, ठीक है, ज़्यादा इतना मतलब उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक बता देता हूँ। इसमें काऊ डंग है या फिर जो देसी काऊ का जो यूरिन होता है, ठीक है, ठीक है, जो गाय का गोबर और गोमूत्र, ठीक है, उनको मिला के ये जीवामृत बनाया जाता है ताकि न्यूट्रिएंट्स और बाकी चीज़ें सॉइल में इंक्रीज हो सकें, ठीक है, न्यूट्रिएंट और बाकी चीज़ें सॉइल में इंक्रीज हो सकें। यहाँ पे दूसरा आता है आपका बीजामित्र, ठीक है, क्या आता है, बीजामृता, बीजामृता, ठीक है। बीजामृता में क्या होता है, जनरली यहाँ पे जो लोकल काऊ डंग है या फिर दूसरे फंगीसाइड्स हैं, नेचुरल फंगीसाइड्स हैं, उनका यूज करके, ठीक है, जैसे मान लो नीम है या दूसरी चीज़ है, ठीक है, उन सब चीज़ों का यूज करके क्या करना चाहिए, क्या किया जाता है, जो आपका सीड होता है, बीज होता है, ठीक है, उसको डिजीज़ फ्री, ठीक है, या डिजीज़ रेजिस्टेंस बनाया जाता है, या फिर जो दूसरे जो फंगाई होते हैं या फिर जो दूसरे क्या बोल सकते हैं आपके जीव होते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों से बचाने के लिए, ठीक है, इसको इम्यून बनाया जाता है, रेजिस्टेंस बनाया जाता है नेचुरल वे में, ठीक है। तो जीवामृता बीजामृता हो गए। अब तीसरा होता है आच्छादन, ठीक है। आच्छादन में क्या होता है, मल्चिंग। मल्चिंग में जनरली होता क्या है कि आप जो सॉइल होती है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, आच्छादन, ACCHADAN, आच्छादन, ठीक है। इसको इंग्लिश में मल्चिंग भी बोल देते हैं। मल्चिंग आपने पढ़ा होगा। मल्चिंग में क्या होता है, हम ज़मीन की जो नमी होती है उसको बरकरार रखने के लिए जनरली क्या होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक का वो कुछ बिछा देते हैं, या फिर जो ड्रिप मेथड होता है उससे क्या करते हैं, हम सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं। तो इस तरह से मल्चिंग की जाती है ताकि जो भूमि में कम से कम पानी लगे और ज़्यादा से ज़्यादा नमी बनी रहे, ठीक है। चौथा है इसमें आपका वापसा। वापसा क्या होता है, मॉइस्चर, ठीक है। वापसा क्या होता है, मॉइस्चर, मतलब जनरली वापसा में क्या होता है, मॉइस्चर। वापसा के अंदर हम क्या करते हैं कि भाई जो ज़मीन है उसकी मिट्टी को अलट पलट करते रहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो पानी है वो जड़ों में आराम से पहुंच जाता है। मतलब जनरली मिट्टी में जब नमी बनी रहती है तो उससे नमी बनी रहती है और एयर सर्कुलेशन होता है, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो वाटर है, ठीक है, वो सेव होता है और रूट्स को कम वाटर की जरूरत होती है, ठीक है। तो आपको ये 4 नाम याद रखने हैं, जीवामित्र, बीजामित्र, आच्छादन और वापसा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि भाई जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट कब हुई। तो राजस्थान में, वैसे इंडिया में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग 2019 में स्टार्ट हो गई थी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने स्टार्ट की थी। लेकिन राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री ने ये 2019-20 में पहले 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टार्ट की, जिसको 2020-21 में एक्सटेंड करके 15 डिस्ट्रिक्ट के लिए कर दिया गया। इसमें क्या होता है, जनरली फार्मर्स को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए 2 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। क्या होता है, 2 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। इसकी टैगलाइन बता देता हूँ, पेपर में ज़्यादा अगर पूछ ले कोई, ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में लिखी हुई, तो हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि भाई जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की टैगलाइन क्या है। तो ये है, खेती में जान सशक्त किसान। खेती में जान तो सशक्त किसान, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो सीड से रिलेटेड स्कीम थी तीनों, वो कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको इरिगेशन से, दूसरा हमारा बी पॉइंट है इरिगेशन, इरिगेशन से रिलेटेड स्कीम बता देता हूँ कौन कौन सी है। सबसे पहली है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, ऑफकोर्स सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की होगी, प्रधानमंत्री आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कौन सी है ये, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कौन सी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है।
जिसके अंदर फंडिंग पैटर्न क्या है कि 60% तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और 40% गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान देगी। नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है जो इसको लॉन्च कर रहा है, वो है भाई हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है, कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। अब जनरली क्या है, इसमें फार्म पॉन्ड बनाए जाएंगे या फिर जो दूसरे इरीगेशन के जो बेस्ट इरीगेशन के मेथड्स हैं, ठीक है, उनको क्या जाएगा, यूज किया जाएगा। बेस्ट इरीगेशन मेथड्स को क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कि भाई कम से कम हमारा जो इरीगेशन है उसमें पैसा खर्च हो और एग्रीकल्चर की क्या बढ़े, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड इम्प्लीमेंटेड बाय द एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें इतना ही याद रखना है, आपके इकोनॉमिक सर्वे में इतना ही दिया हुआ है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है, बस इतना याद रखना है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, फंडिंग पैटर्न 60-40 का है, ठीक है, और डिपार्टमेंट कौन सा है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। दूसरा है भाई आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ही है, लेकिन यहाँ पे माइक्रो इरीगेशन इसका एक सब पार्ट है, ये ऊपर वाली जो योजना है उसी का सब पार्ट है, इसको नाम दे दिया बाद में माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई, ठीक है, सूक्ष्म सिंचाई। इसमें क्या होता है, जो ड्रिप या स्प्रिंकलर मेथड हैं, ठीक है, उनको प्रमोट किया जाएगा, वही फंडिंग पैटर्न वही 60-40 का है। एडिशनल सब्सिडी और दी जाती है इसमें, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। तो ये इतना ही काम का था आपका, ठीक है। इरीगेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। तीसरी हमारा जो पार्ट है वो है स्कीम रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्कीम हैं, अभी आप देखेंगे कम से कम 12-13 स्कीम है इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहली स्कीम है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, NMAET इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और जो उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर नेशनल मिशन चला रहा है। कौन चला रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है हमारी, ठीक है। ये क्या है, ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। फंडिंग पैटर्न क्या है, 60-40 का, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जो हमें याद रखना है, यहाँ पे ऐसा है कि एग्रीकल्चर को रीस्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करना, ताकि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को क्या किया जा सके, डिलीवर किया जा सके, और जो हमारी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उनको इम्प्रूव किया जा सके। इसमें 4 सब मिशन आते हैं आपके, ठीक है, सब मिशंस आते हैं, 4 इसके पार्ट्स हैं बोल सकते हैं। उसमें पार्ट्स में क्या क्या है, उन पार्ट्स में क्या क्या है, सबसे पहले है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, SMAE, ठीक है। दूसरा है आपका इसमें सब मिशन ऑन द सीड एंड प्लांटिंग मेथड। आपको बस नाम याद रखने हैं, इनको अंदर से डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम याद रखना है। सबसे पहले तो ये है कि भाई यहाँ पे ऑब्जेक्टिव याद होना चाहिए, रीस्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टू एनेबल डिलीवरी ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूव्ड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस टू फार्मर, ठीक है। इसका मतलब मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। चारों सब मिशंस का नाम याद रखना है कि सबसे पहला क्या है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, दूसरा क्या है, सब मिशन ऑफ सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, तीसरा क्या है, सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, और चौथा है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर, NEGPA, ठीक है। बस ये चारों याद रखने, इसके अलावा इनको डिटेल में याद नहीं करना है। इतना ही आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ था, आपको इतना ही याद करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है। इसके भी 4 कंपोनेंट हैं, लेकिन उन 4 कंपोनेंट को भी हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में अच्छे से समझाया हुआ है। प्लस ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हो रही है यहाँ पे, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हो रही है, ठीक है। ये वही सेंट्रल सेक्टर की है जिसका फंडिंग पैटर्न 60 और 40 का है, कि 60 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और 40 गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान देगी। इसमें इसको क्या किया था कि रीस्ट्रक्चर किया गया था, जो माइक्रो इरीगेशन वाला नेशनल मिशन था ना, उसको रीस्ट्रक्चर किया गया, ठीक है। इसी में और दूसरे कंपोनेंट भी ऐड किए गए, जैसे नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉइल एंड हेल्थ एंड फर्टिलिटी, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम टू फोकस ऑन द क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन। तो इन चारों जो इसके कंपोनेंट हैं, इन चारों को मिला के, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बनाया गया, ठीक है। तो चारों को मैं एक बार बता देता हूँ कि रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इसमें क्या है। तो इसमें जनरली ऐसा है कि अलग अलग जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं, आपके जो अलग अलग
एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, ठीक है, उनमें एरिया स्पेसिफिक, ठीक है, एरिया स्पेसिफिक कि कहाँ पे कितनी बारिश होती है कितनी नहीं होती है, उसके हिसाब से इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम लेके आया जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम लेके आया जाएगा। इंटीग्रेटेड का मतलब है यहाँ पे कि जो आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, ठीक है, उसी के हिसाब से वहाँ पे कौन से पशु होने चाहिए, यानी किस तरह का लाइव स्टॉक बेहतर रहेगा, वेदर इट इज़ मिल्च एनिमल होंगे जो दूध देते हैं, या फिर वहाँ पे घुमंतु जीव जिन्हें रूमिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है, रूमिनेंट्स होंगे जिन्हें घुमंतु जीव बोलते हैं, जैसे मान लो ऊँट रखा हुआ है आपने या घोड़ा रखा हुआ है, ठीक है, कैमल हो गए, ठीक है, हॉर्स हो गया, तो ये सब चीज़ें हो गई, या फिर आपके शिप हो गई, ठीक है, भेड़ हो गई। तो इस तरह के लाइव स्टॉक उस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से वहाँ पे किस तरह के एग्रीकल्चर होना चाहिए, किस तरह का हॉर्टिकल्चर होना चाहिए, किस तरह का, ठीक है, आपको लाइव स्टॉक होना चाहिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो करते हुए पूरा क्या करेंगे, एरिया स्पेसिफिक डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे आपका सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट एंड सॉइल हेल्थ कार्ड। मैंने आपको ये पहले समझा दिया है कि सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है और सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट क्या है। तो यहाँ पे वही कि भाई जो आपकी सॉइल टेस्टिंग है, ठीक है, बैलेंस यूज ऑफ मैन्योर फर्टिलाइजर, इश्यू ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ जुडिशियल न्यूट्रिएंट प्रोग्राम जो हमने सीड न्यूट्रिएंट मिनी किट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, तो वो इसी के अंदर है। तो इस हिसाब से ये आपका सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट एंड सॉइल हेल्थ कार्ड है। तीसरा कंपोनेंट है इसका परंपरागत कृषि विकास योजना। इसमें परंपरागत का मतलब क्या है कि जो आपका ऑर्गेनिक कल्चर है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मतलब फ्री फ्रॉम द केमिकल एंड पेस्टिसाइड, मतलब किसी भी टाइप का केमिकल और पेस्टिसाइड यूज नहीं किया गया है, ठीक है, उस तरह की जो एग्रीकल्चर होती है, ठीक है, उसको बढ़ावा देना, इको फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को बढ़ावा देना, तो वो परंपरागत कृषि विकास योजना में लागू किया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हम दो अप्रोच लेते हैं, क्लस्टर अप्रोच और पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम सर्टिफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई क्लस्टर अप्रोच में ये है कि भाई मान लो कि 2-3 आपके अलग अलग वो हैं, ब्लॉक्स हैं, उनका एक क्लस्टर बना दिया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स का क्लस्टर बना दिया, किसके हिसाब से, एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से, एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से क्लस्टर बना दिया। अब उसमें पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ये है कि बायोमेट्रिक के थ्रू मतलब आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा कि हाँ भाई इतने फार्मर्स ने, ठीक है, उसके अंदर क्या किया, पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। ये 2017-18 में स्टार्ट हुआ था, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। इसमें जनरली क्या था कि भाई जो ट्री प्लांटेशन है, एग्रीकल्चर में जो ट्री प्लांटेशन है उसको क्या करना है, आपको इंक्रीज करना है, एनकरेज करना है, ठीक है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट्री भी ऐड करनी है, बस इतना ही इसका था, ताकि जो दूसरे एग्रीकल्चर से हमें जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो एग्रीकल्चर के अलावा फॉरेस्ट्री से जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो भी प्राप्त हो सके, तो एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चारों की चारों सब मिशन थे, किसके अंदर थे, आपके नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। तो इसी को आपके इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्ट दिया हुआ है। अगला चलते हैं हम, अगला है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, 60-40 का अपना क्या होगा, फंडिंग पैटर्न होगा इसमें, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था, 2007-8 में हुआ था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब स्टार्ट हुई थी, 2007-8 में स्टार्ट हुई थी। ईयर याद रखना सारे, उसके सीधा RAS के प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि भाई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब स्टार्ट हुई, तो आपको याद होना चाहिए कि 2007-8 में स्टार्ट हुई, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई आपके एग्रो क्लाइमेटिक, मैं बता देता हूँ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ठीक है, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, उसका यूज करते हुए, ठीक है, हमें प्लान बनाना है किसके लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, ठीक है। इसके अंदर हम इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान बनाते हैं, जिसको हम एग्रो क्लाइमेटिक और नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पे फॉर्म करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका परंपरागत कृषि विकास योजना। अब ऊपर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ऊपर क्या था आपका,
परंपरागत कृषि विकास योजना उसका भी कंपोनेंट था और ये अलग से भी स्कीम है, इसके अंदर वही सेम जो हम ऊपर कर रहे थे वही इसके अंदर करेंगे, ठीक है। इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ट्रेनिंग, अब यहाँ पे ये था कि अब तक मैंने आपको एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के बारे में बता दिया। अब हम बता रहे हैं कि जो दूसरे फार्मर्स हैं, जैसे फीमेल फार्मर्स हो गई, गर्ल्स हो गई, ठीक है, उनको कैसे सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए ताकि वो उस चीज़ को कहाँ यूज कर सकें, एग्रीकल्चर में यूज कर सकें। तो जब मान लो कि एग्रीकल्चर में जो काम कर रहे हैं उनके पास सोशल सिक्योरिटी है, अवेयरनेस है, वर्कर्स जो भी काम कर रही हैं, फीमेल हैं चाहे गर्ल्स हैं चाहे मेल हैं, ठीक है, जो भी काम कर रही है, यदि उनके पास अच्छी एजुकेशन है, हेल्थ कवरेज है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी है, तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, इनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा, फीमेल की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा। और यदि फीमेल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ओवरऑल एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, समझ गए। तो ट्रेनिंग में क्या है, यहाँ पे ग्राम पंचायत लेवल पे हर वुमेन को ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। उसके अंदर 3,000 रुपये का हर ट्रेनिंग पे 30 वुमेन फार्मर को क्या दिया जाएगा, हर गांव में, हर गांव की बात हो रही है, ठीक है, 30 वुमेन फार्मर इन एवरी पंचायत, ठीक है। 3,000 रुपये का गवर्नमेंट असिस्टेंस भी दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जनरली जो ट्रेनिंग दी जाती है वो किसकी दी जाती है, तो एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी है, नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है एग्रीकल्चर में, वो इन 30 औरतों को सिखाई जाएंगी और ये बोला जाएगा कि अब आपको ये जो टेक्नोलॉजी है, आपको जो ये टेक्नोलॉजी है वो दूसरे फेलो फार्मर्स को भी सिखानी है, ठीक है, पास ऑन करनी है। आगे है कि भाई एग्रीकल्चर एजुकेशन, तो गर्ल्स को एनकरेज करने के लिए, ठीक है, गर्ल्स को एनकरेज करने के लिए क्या है, एनकरेज करने के लिए एग्रीकल्चर को स्टडी करने के लिए, ठीक है, उनको क्या दिया जा रहा है, इंसेंटिव दिया जा रहा है। कितना कितना है भाई, तो सीनियर सेकेंडरी में जब वो होंगी तो उनको 5,000 रुपये दिए जाएंगे, जब वो बीएससी कर रही हैं एग्रीकल्चर में तो 12,000 रुपये पर ईयर दिया जाएगा, ठीक है। और यदि वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है तो उनको 12,000 रुपये पर ईयर दिया जाएगा और पीएचडी में 15,000 रुपये दिया जाएगा बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो आपको ये स्कीम याद रखनी है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब अगला है भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपन ने ऊपर परंपरागत कृषि विकास योजना पढ़ी है, ठीक है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी इसी का पार्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही, ठीक है। तो उस इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 3 फार्मर को, ठीक है, हर साल लगभग 3 फार्मर्स को क्या कर रहे हैं, 1 लाख रुपए का असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ रहे हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, जो फार्मर्स बहुत ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या दिया जाएगा, 1 लाख रुपए का असिस्टेंस दिया जाएगा। अब तक 2015-16 से 2021-22 तक 21 फार्मर्स को असिस्टेंस दिया जा चुका है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में मैं ये स्कीम ही कंटिन्यू करूँगा और इनके साथ साथ आपको मार्केटिंग की स्कीम भी पढ़ाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।